नाज़रीन, आपने ये तो सुन रखा होगा कि तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में ख़वातीन के हुकूक ग़ज़ब कर लिए गए थे, उन्हें घरों में बंद कर दिया गया था, उनकी एजुकेशन और काम करने की आज़ादी सलब कर ली गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इस सब के बावजूद तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। वो बेनज़ीर भुट्टो जो बरतानिया से तालीम हासिल करके आई थी, इंतहाई मॉडर्न और लिबरल खातून थी और इसी बेनज़ीर भुट्टो के मुल्ला उमर के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। और क्या आप ये भी जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका के कहने पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। नाज़रीन, आज के इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपके सामने तारीख़ के वो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ जो हमेशा आपसे छुपाए जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि बेनज़ीर भुट्टो के मुल्ला उमर के साथ तो अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मुल्ला उमर के दोस्त उसामा बिन लादेन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं थे। नाज़रीन, ये 1996 का साल था और ये वो साल था जब तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे और अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर चुके थे। मुल्ला उमर एक बड़ी शख्सियत बनकर सामने आए थे, लेकिन ये जो तालिबान की हुकूमत थी इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तस्लीम नहीं कर रही थी। इसी दौरान जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उन्होंने दौरा किया अमेरिका का और उन्होंने यूएन की जो जनरल असम्बली है उसके साथ खिताब करना था। वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की जो मुलाकात है वो रॉबिन राफेल के साथ होती है, जो कि यूएस की एक बड़ी मारूफ डिप्लोमेट थी। रॉबिन राफेल जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो से कहती हैं कि आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। इस दौरे पर बेनज़ीर भुट्टो के साथ कई दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे, जिनमें से एक हामिद मीर साहब भी थे। हामिद मीर जो हैं वो इस वाक़ये को उन्होंने पहली दफ़ा वो मंज़र आम पर लेकर आते हैं और इस सारे मामले पर वो कॉलम लिखते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाली है और इस पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, और एक तरफ जो दुनिया का मीडिया है वो दिखा रहा है कि तालिबान जुल्म कर रहे हैं, ख़वातीन के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, उनकी आज़ादी जो है वो सलब की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करवाना चाहता है। और बेनज़ीर भुट्टो जो ख़ुद एक खातून है, इस सब चीज़ के बावजूद वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रही है। जब हामिद मीर ये कॉलम लिखते हैं और वो दुनिया भर की मीडिया की ज़ेनत बन जाता है, तो बेनज़ीर भुट्टो उन्हें अपने पास बुलाती हैं और उन्हें कहती हैं कि आपने ये कॉलम क्यों लिखा है। तो उसमें हामिद मीर उनको जवाब देते हैं कि ज़ाहिरी बात है तालिबान वहाँ पर ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उन्हें एजुकेशन तक रसाई नहीं दी जा रही, काम करने की उनको आज़ादी नहीं है, और आप एक ख़ातून होते हुए, एक मॉडर्न और लिबरल ख़ातून होते हुए भी उन तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रही हैं, और वो भी अमेरिका के कहने पर। तो बेनज़ीर उन्हें कहती हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या थे वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो अपने वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर, जो कि रिटायर्ड एक आर्मी ऑफिसर थे, उनसे कहती हैं कि आप जो हैं वो हामिद मीर को मुतमईन करें। अब नसीरुल्लाह बाबर जो हैं वो हामिद मीर को ब्रीफिंग देते हैं इस सारे मामले पर कि क्यों वो उन्हें तस्लीम करने जा रहे हैं तालिबान को, और हामिद मीर की जो मुलाकात है वो मुल्ला उमर के साथ फिक्स कर दी जाती है, और उसमें हामिद मीर भी इस बात की इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि मेरी मुल्ला उमर के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो नसीरुल्लाह बाबर जो हैं वो मुल्ला उमर के साथ हामिद मीर की मुलाकात फिक्स कर देते हैं, और ये कुछ दिनों के बाद कंधार चले जाते हैं जहां पर मुल्ला उमर मौजूद होते हैं। अब मुल्ला उमर का जो ठिकाना है वैसे वो कंधार में होता है, और उनका दारुल हुकूमत होता है वो तो काबुल होता है। और आज भी अगर आप देखें तो इनकी जो मरकज़ है या इनके जो सरबराह हैं तालिबान के, वो कंधार में बैठते हैं, जबकि उनकी जो हुकूमत है वो काबुल में है। उस वक़्त भी ऐसे ही था कि इनके दौरे हुकूमत में मुल्ला उमर महज 2 मरतबा काबुल जाते हैं, और वो 6 साल में उनका क़याम जो है वो कंधार में होता है। बहरहाल मुलाकात होती है और
حامد میر جب ان کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو حامد میر کے بقول کہ میں نے دیکھا کہ بڑا ہی سادہ سا انسان تھے ملا عمر، اور بڑی ہی ان کے جو ہے وہ سادگی مجھے نظر آئی ان کے رہن سہن میں، ان کے کپڑوں میں۔ تو جب ہماری گفتگو شروع ہوئی، ان کے ساتھ ایک نوجوان انٹرپریٹر بھی تھا کیونکہ انہیں تو پشتو نہیں آتی تھی، تو ملا عمر نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں امریکن ایجنٹ لکھا ہے، آپ نے یہ غلط لکھا ہے، آپ ہمیں امریکن ایجنٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری یہاں پہ بدنامی ہو رہی ہے۔ میرا جو مخالف ہے احمد شاہ مسعود، وہ دنیا بھر کے میڈیا کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ملا عمر ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو یہ مغرب تھا، یعنی جو یورپ تھا، وہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جو مغربی میڈیا تھا وہ طالبان کے خلاف لکھ رہا تھا، لیکن جو امریکن میڈیا تھا وہ طالبان کے حق میں لکھ رہا تھا، اور جو امریکہ کی گورنمنٹ تھی وہ بھی طالبان کے حق میں تھی اور انہیں تسلیم کروانا چاہتی تھی۔ تو ملا عمر کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے میڈیا میں اب میری بدنامی ہو رہی ہے، میرے مخالف یہاں پر میری بدنامی کر رہے ہیں کہ میں امریکہ کا ایجنٹ ہوں، میں امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہوں، تو آپ نے یہ کس بیس پر میرے خلاف لکھا؟ تو حامد میر کہتے ہیں کہ آپ کو رابن رافیل جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ کی حکومت کو تسلیم کروانا چاہتی ہیں۔ تو ملا عمر کہتے ہیں یہ رابن رافیل کون ہے؟ تو حامد میر نے کہا کہ یہ ایک لیڈی ہے۔ تو اس پر ابرپٹ جو ہے وہ ریاکشن دیا لا حول ولا قوت ملا عمر نے کہ ایک خاتون وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے، وہ مجھے کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ تو اس پر حامد میر نے بتایا کہ اب اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب حامد میر یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ جو ملا عمر تھے انہیں جو گریٹ گیم کر رہا تھا امریکہ وہاں پر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، انہیں اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کے خطے میں امریکہ کتنی بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ ملا عمر جو تھے ان کا صرف مقصد شریعہ لاء کا نفاذ تھا، وہ ایک اسلامی ریاست بنانے چاہتے تھے اور اس میں شریعہ لاء کو اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ بس یہیں تک محدود تھے، انہیں اکنامک انٹرسٹ سے یا باقی دنیا کے معاملات سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو ملا عمر حامد میر کو کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مطمئن ہوں گے اگر میں آپ کی ملاقات امریکہ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کروا دوں تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ یعنی دراصل ملا عمر کو بڑی چڑ تھی کہ انہیں امریکہ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، وہ تو امریکہ کے سخت خلاف تھے اور امریکہ کو ایک بہت بڑا جو ہے ایک طرح سے فرعون سمجھتے تھے، تو انہیں اس بات کا بڑا غصہ چڑھا کہ انہیں امریکہ کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی ملاقات جو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ کروا دوں تو پھر ٹھیک ہوگا۔ تو حامد میر نے کہا کہ وہ امریکہ کا بڑا دشمن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن ہے۔ تو اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو جاتی ہے، حامد میر واپس آ جاتے ہیں اور اسی دوران جو بے نظیر کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جو فاروق لغاری ہیں وہ ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیتے ہیں، نواز شریف آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ حامد میر کو فون آتا ہے، اور فون کون کرتے ہیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، امیر خان متقی جو کہ اس وقت طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ ہیں، اس وقت وہ وزیر اطلاعات ہوتے ہیں طالبان کی حکومت کے، اور وہ حامد میر کو فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہمارے امیر المومنین نے ایک وعدہ کیا تھا اور ہمارے جو امیر ہیں وہ اپنے وعدوں کے سچے ہیں۔ تو حامد میر اسامہ بن لادن سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ اب اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی، خاص طور پر بے نظیر کے حوالے سے اسامہ بن لادن نے کیا کہا، اس کی تفصیل میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن اب ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ دراصل بے نظیر بھٹو کے اکنامک انٹرسٹ کیا تھے، امریکہ کے کیا اکنامک انٹرسٹ تھے اور وہ کیوں طالبان کی حکومت کو تسلیم کروانا چاہتا تھا۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی آئل کی گیم تھی، اسے آپ گریٹ گیم کہہ سکتے ہیں، جس میں امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی یونین آئل جو ہے وہ انوالو تھی۔ اب امریکہ کیا چاہتا تھا اس کمپنی کے ذریعے، یہ جو کمپنی ہے اس کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہاں سے ایک آئل کی پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی جائے، یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹ سے وہ دراصل جو ہمارا بحیرہ عرب ہے وہاں تک لے کر آنا چاہتے تھے، اور براستہ افغانستان اور پھر پاکستان، اور پاکستان سے پھر وہ عربین سی تک لے کر آنا چاہتے تھے، اور اس میں اب طالبان کیوں ضروری تھے اور پاکستان کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں
इस पाइपलाइन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए वो किसी और पर एतमाद नहीं कर सकते थे। ये जो यूनियन ऑयल कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका जो बिजनेस है उस वक्त भी पूरी दुनिया में फैला हुआ था और आज भी ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में शुमार की जाती है और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं, इवन प्रेसिडेंट तक इसका असर और रसूख रहा है पिछली सदी से ही। तो ये चाहते थे कि हम वहां से जो है ऑयल की पाइपलाइन लेकर आएं और उसकी सिक्योरिटी जो है वो तालिबान के हवाले की जाए, क्योंकि तालिबान के अलावा कोई भी एजेंसी जो है या कोई भी और हुकूमत या गिरोह वो इस पाइपलाइन की हिफाजत नहीं कर सकता। तो अमेरिका क्या चाहता था, यानी इस कंपनी ने अमेरिका के जो ऑफिशियल्स थे जिसमें रॉबिन राफेल हैं या दीगर डिप्लोमेट्स थे उनको इन्फ्लुएंस किया, जिन्होंने अमेरिका की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया और इस बात को बावर करवाया कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें और पाकिस्तान पर भी प्रेशर डाला। क्यों डाला? क्योंकि वो चाहते थे कि पहले हम तालिबान को ऑब्लाइज करें, क्योंकि तालिबान दुनिया में आइसोलेटेड थे, उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा था। तो अगर सुपर पावर उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेती है तो तालिबान अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड समझेंगे अमेरिका के और फिर अमेरिका अपने जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे कर सकता है, जो कि दरअसल उस ऑयल कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। तो अमेरिका जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करवा के ऑब्लाइज करवाना चाहता था और इसमें बेनज़ीर भुट्टो या पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट था? देखें, चूंकि ये गैस जो ऑयल पाइपलाइन थी ये पाकिस्तान से गुजरनी थी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा होना था, जो तेल पाकिस्तान को मिलना था या जो उससे पैसे पाकिस्तान को मिलने थे तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो था ही था पाकिस्तान का। तो इसलिए बेनज़ीर इस पर राज़ी हुई थी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए और अमेरिका का ये इंटरेस्ट था। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुल्ला उमर को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गेम हो रही है, लेकिन फिर तालिबान के जो दीगर लीडर्स हैं उन्होंने इस हवाले से मुज़ाकरात भी किए, उन्होंने अमेरिका का विजिट भी किया और वहाँ पर जो है वो इस हवाले से डिस्कशंस भी हुई। और एक और बड़ी आपको अहम बात बताऊं कि जो कंधार है वहां पर इस यूनियन ऑयल कंपनी ने 54 एकड़ पर एक जो है वो प्लांट लगाया था जिसमें ट्रेनिंग दी गई उन अफगानियों को जिन्होंने इस पाइपलाइन की हिफाजत करनी थी और इसके लिए $9 लाख जो हैं वो मुख्तस किए गए थे। अब इस हवाले से एक और अहम बात यह भी है कि जहां पर यह ज़मीन खरीदी गई थी और प्लांट लगाया गया था उसी के साथ कुछ फासले पर उसामा बिन लादेन का भी कंपाउंड था, जहां पर उसामा बिन लादेन उस वक्त रिहाइश पजीर थे, लेकिन अमरीकियों को इस हवाले से पता नहीं था। तो अमेरिका इसमें बहुत हद तक कामयाब हो रहा था, पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें तस्लीम कर लिया था, अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था और चूंकि मुल्ला उमर तो साइड पर रहते थे, हुकूमती मामलात में ज़्यादा अमल दखल नहीं करते थे, तो जो लोग काबुल में बैठे थे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और ट्रेनिंग भी बाकायदा तौर पर शुरू हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है नाजरीन, फिर 98 में जो अमेरिकन एम्बेसी है तंजानिया में वहाँ पर अटैक्स होते हैं और उसमें अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसका कसूरवार ठहराता है और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की जाती है। अब इस एयर स्ट्राइक की वजह से सिक्योरिटी खदशात पैदा हो जाते हैं और ये जो यूनियन ऑयल कंपनी है ये वहाँ से अपने तमाम बंदे निकाल लेती है और ये प्रोजेक्ट जो है वो उस वक़्त धरा का धरा रह जाता है। लेकिन नाज़रीन इसका बड़ा अहम ताल्लुक जो 2001 में इन्वेजन हुई है अफगानिस्तान की उसके साथ भी है। ये एक बहुत बड़ी कंस्पायरेसी थ्योरी है कि वो प्रोजेक्ट जो उस वक्त कामयाब नहीं हो सका था बेनज़ीर के ज़माने में या फिर बाद में भी, उसको 2001 में इन्वेजन के ज़रिए पूरा किया गया। और इसके अलावा एक और कंस्पायरेसी थ्योरी ये भी है कि जो वहाँ पर मंशियात का माफिया है अमेरिका का, उसका भी इसमें रोल था, क्योंकि ये जो पिछले 20 साल गुजरे हैं उसमें मंशियात का कारोबार जो है वो उरूज पर रहा है। बहरहाल अब हम वो आखिरी जो हमारा नुक्ता रह गया था उसामा बिन लादेन और हामिद मीर की मुलाकात का, जिसमें जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात हुई थी, आखिर में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हामिद मीर की पहली मुलाकात थी उसामा बिन लादेन से और हामिद मीर ज़्यादा जानते भी नहीं थे उसामा बिन लादेन को, और जब उनकी पहली मुलाकात होती है तो उसमें उन्हें पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के कई लीडर्स के साथ उनके राब्ते हैं
اور انہوں نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے، اور بعد میں اس کا پتہ چل گیا تھا بے نظیر بھٹو کو کہ یہ پیسے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کی طرف سے آئے ہیں، اور بے نظیر کہتی تھی کہ اگر اسامہ بن لادن پیسے نہ دیتا تو میرے خلاف یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ناظرین تاریخ کے کچھ حقائق تھے طالبان کی حکومت کے حوالے سے، ملا عمر، بے نظیر اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ اچھی اور تحقیقاتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔